Hi guys, good morning. Welcome to the class and we have completed one more topic. Today we start with a new topic. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं. कौन सा होगा वो डिसाइड करते हैं. पहले मुझे जल्दी से चैट में लिख के बताओ. कारों में बिप्स कौन सी रेट को चेक किया था. कारों में बिप्स कौन सी रेट को चेक किया जाता है. कारों में बिप्स देखते हैं अपन बैलेंस शीट डेट को. टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक नहीं टाइप्स ऑफ रेड फ्लैग्स. टाइप्स ऑफ रेड फ्लैग्स कौन कौन से होते हैं. FABO, financial accounting, behavioral, operational. Okay. Now, when you talk about NBFC chapter में अगर कैशियर ने फ्रॉड डिटेक्ट किया तो कितना अमाउंट है कैशियर ने. कैशियर इज मोर देन 5,000. अगर मैं आपसे कहता हूँ ड्यू डिलीजेंस तो गिव मी एनी टू टाइप्स ऑफ ड्यू डिलीजेंस. जल्दी से सर. सीपीटी फाइल है. कमर्शियल हो गया, पर्सोनल हो गया, टैक्स हो गया, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया, देन फाइनेंशियल हो गया, देन इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, लीगल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया. देन पीएसओ में मेरे को बताओ कैग की मैक्सिमम एज क्या होती है. 6 years और 65 years और विच एवर इज अर्लियर. अच्छा, कंपैरेटिव के लिए एसएन नंबर कौन सा है. 65 है बेटा. किसी ने रॉन्ग लिखा है. कंपैरेटिव में एसएन नंबर कौन सा है. कंपैरेटिव ऐसे का एसएन नंबर. कंपैरेटिव का है एसए नंबर 710. 710. जब मैं बात करूं कंपाइलेशन एंगेजमेंट की, तो कौन से ऐसे लगाते हैं हम लोग. सर तो लगता है आपका SRS 4410. कौन सा SRS है. स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज 4410. Then when I talk about PCA, give me any one permanent consolidation adjustment. Sir, ECG था determination of equity attributable to minorities और NCI and CG से determination of capitalism or goodwill as per applicable AS. And he should check whether the pre-acquisition reserve has been allocated appropriately between the parent and the minority or NCI. देन हम जब बात कर रहे थे, एक सेकेंड ना, उसी की ग्रुप ऑर्डर चैप्टर की, उसमें ऐसे 600 का नाम क्या है. So it's using the work of another auditor. Very good. Using the work of another auditor. ठीक है. Using the work of another auditor. उसमें एक आंसर था ऐसा कि जो हम लोग ना CFS पे डिस्क्लोजर नहीं करते पर स्टैंडर्ड पे जाता है. वो ऐसे कौन से डिस्क्लोजर होते हैं जो CFS में आते हैं एंड स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं. कौन से है वो. सर सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड. वेरी गुड. एंड MSMA का डिस्क्लोजर हो गया आपका. MSMA का डिस्क्लोजर. और एक और था ना वो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑन CIF बेसिस. फिर वो रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड टू द नॉन रेसिडेंट शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग द अमाउंट नंबर ऑफ शेयर्स. याद है ऐसा कुछ हम लोग किए थे. बहुत शानदार. तो चीज़ें याद है. पीपल हु आर आंसरिंग इन द क्लास, पीपल हु आर नॉट आंसरिंग, आई नो यू गाइज आर वेरी बिजी विद द ऑफिस का वर्क एंड एवरीथिंग. आपसे तहे दिल से विनम्रता से विनती है कि कोशिश कीजिए कि आप खुद से आंसर कर पाए. एंड नहीं तो क्या होगा फिर ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट हम लोग भूल जाते हैं. एक मिनट, वो हर्ष का एक डाउट है यार, वो मेरे से भी ना, मैं भी बार बार भूल जाता हूँ. रुको एक मिनट.
वो हम लोग उल्टा बोल देते हैं। कैशियर के लिए ना 10,000 है, मियाँ के लिए 5,000। हमेशा जाना को छोटी अमाउंट है अपने लिए मियाँ। केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज फॉर मोर देन इज फॉर द कैशियर एंड केसेस ऑफ कैश शॉर्टेज फॉर मोर देन 5,000 डिटेक्टेड बाय मियाँ। वो हमेशा उल्टा बोल देते हैं। 10,000 है कैशियर के, बड़ी अमाउंट है कैशियर के लिए, मियाँ के लिए 5,000 है। क्लियर? आ जाओ। So today what we start is we are starting with specialized services. Today we are starting with specialized services. आज specialized areas come to page number है 219. चलो तो पहले के जो सिलेबस था ना, मतलब लाइक द ओल्ड स्कीम, तो उसमें 200 की सीरीज़ होती थी, 300 की सीरीज़ होती थी, फिर 400 में 2 ही होते थे, फिर 500, फिर 600 और फिर 700। यहाँ पर रुक जाता था। ठीक है, आपने इंटर में भी देखा होगा, आपने यहीं पर रोक दिया होगा। अब इंटर में तो वैसे भी टाइम पास वाले स्टैंडर्ड्स होते थे, मतलब पढ़ता ही नहीं था कोई भी। अब फाइनल लेवल पे भी 700 की सीरीज में ख़त्म हो जाता था। ठीक है, बट वी हैव डन इन रिपोर्टिंग चैप्टर। अब आता है हमारा 800 का सीरीज़। तो ये हमारे ज़माने में भी था जब हम पढ़ते थे। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तब भी था, तो 2016 तक ये होता था। फिर 16 में जब सिलेबस रिवैम्प किया ICAR ने, तो वो डिलीट कर दिया। तो 800 में 805 है एंड 810 है। 800, 805, 810 क्या है बच्चा? 800, 805 एंड 810। ये हो गया आपका स्पेशलाइज एरियाज 800, 805, 810। अब ये कहता क्या है? ठीक है, तो देखो ये अभी हम बात कर रहे हैं 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। तो ये अदर एंगेजमेंट्स होगा क्या ऑडिट एंगेजमेंट्स होगा? पहले तो वो क्लियर करो। दिस वुड बी अदर एंगेजमेंट्स या ऑडिट एंगेजमेंट्स? ध्वनि अदर एंगेजमेंट नहीं होगी, ऑडिट से रिलेटेड ही होगा। ऑडिट ना बेटा, दो ये जो सीरीज है तो ऑडिट वाली है ना, तभी तो हम इसको कहते हैं ना ऐसे 800, मतलब ऐसे की सीरीज चल रही है ना, ऐसे 800, ऐसे 805, 810। अगर अदर एंगेजमेंट होगा तो बड़े वाले नंबर, वो 3,400, 4411, 4400, 4410, वो वाले होंगे ना। तो ये बात करेगा ऑडिट की। ठीक है, तो क्या होता है, हमने 700 में ना 700 में रिपोर्ट दे दी। हमने 700 में क्या क्या रिपोर्ट दे दी? 700 में हमारा फॉर्मेट था, 705 में वो ओपिनियन पे मॉडिफिकेशन थे, 706 में वो EOMOM की बातें, 10 में पुराना और इस साल का देखने का, 720 पे एनुअल रिपोर्ट दे लिया अपन ने। ठीक है, अब आराम से पढ़ना। देयर आर 3 सेपरेट एसेस। पहला क्या कहता है? पहला है ऐसे 800। इट डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ FS प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ऐसे 800 डील्स विद द ऑडिट ऑफ FS, बेटा ऑडिट ऑफ FS प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। अगर किसी को थोड़ा सा याद होगा, हमने जब बात की थी कि आपको FS बना के देने का है, किसके हिसाब से? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क पर। आपको FS बना के देने का है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो हम लोग कौन सा स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस लगा रहे थे? हमको FS बना के देने का है। सर 44
00 ना, कंपाइल करके देने वाला तो वो गया ना कि आपने कंसोलिडेशन करके दे दिया, एएस से इंडेक्स करके दे दिया, तो उसमें तो क्या जो आप एफआर है, जो नॉर्मल एप्लीकेबल एफआर है वो फॉलो करते हो। 4400 था ना अपना वो स्पेशलाइज अग्रीड अपॉन प्रोसीजर, एयूपी अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, तो एयूपी के हिसाब से अपन ने एफएस बनाया। एयूपी क्या हो गया, मेरा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया, हमने क्या बना के दिया, एफएस बना के दिया। अब आराम से सुनना, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसने क्या किया, एक सीए फॉर्म है, ठीक है, सीए फॉर्म का नाम क्या है, लोकेश एंड एसोसिएट्स। वो बोलते हैं लोकेशन एसोसिएट्स आप हमें ना, लोकेशन एसोसिएट आप हमें ना एफएस बना के दीजिए एज पर एलओडीआर या एज पर कैश बेसिस पे। तो इन्होंने क्या किया, एफएस बना के दिया। अब आप मेरे को बताओ, क्या एक सीए फॉर्म एफएस बना के दे सकती है? माय क्वेश्चन इज, कैन अ सीए फॉर्म, मतलब कैन अ प्रैक्टिशनर प्रिपेयर द एफएस एंड गिव इट टू द मैनेजमेंट? यस और नो? बिंदास दे सकती है, बराबर। तो भैया लोकेश ने क्या किया, एफएस बना के सबमिट कर दिया। जब एफएस बना के सबमिट किया तो उसको ये जो असाइनमेंट मिली है, तो उसमें कोई ना कोई तो स्टैंडर्ड लगाएगा। तो जब वो कोई ना कोई स्टैंडर्ड लगाता है तो उसमें वो लगाएगा अपना SRS 440, आई मीन 4400। दिस इज बेसिकली योर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स, क्योंकि एक अलग से स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। लोकेश एक जो सीए फॉर्म है जी, आइडियली मैनेजमेंट का काम था बनाने का, पर मैनेजमेंट को आता नहीं, तो मैनेजमेंट ने कहा कि सीए फॉर्म को पकड़ा, सीए तू बना के दे, दूसरे बना के दे दिया। अब रिलायंस के पास ये एफएस आ गया है, रिलायंस मेरे पास आता है, बोलता है ए भी सर आप एक काम कीजिए, आप हमें इसका ना ये जो एफएस बनाया है ना, आप मुझे इसका ऑडिट करके दीजिए। आप मुझे इसका जब ऑडिट करके दोगे तो अक्का लगाऊंगा। जब ऑडिट की बात होती है कि भैया ऐसे वाली सीरीज शुरू हो जाएगी, आप मुझे एफएस की ऑडिट करके दीजिए। अब ये जो ऑडिट है, अगर देखो अगर नॉर्मल ऑडिट होती तो मैं रिपोर्ट बना के देता, कौन सा ऐसे फॉलो करता, नॉर्मल ऑडिट अगर होती, नॉर्मल पर्पस फ्रेमवर्क की अगर ऑडिट होती तो सर आप फॉलो करते ऐसे 705 बराबर 700 की सीरीज फॉलो करते। पर ये तो सर नॉर्मल नहीं है ना, ये तो एकदम स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है। जब अच्छी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा ना तो 700 फॉलो नहीं किया जाएगा। बताओ कौन सा ऐसे फॉलो किया जाएगा? विच ऐसे विल यू फॉलो, बिकॉज ऑडिट है। सर आप क्या फॉलो करोगे? ऐसे 800। क्या फॉलो करोगे? ऐसे 800। आई होप आपको क्लियर होगा कि दोनों के डिफरेंस में। अगर हमको बना के देने को बोला एफएस को, तो भैया ये ऑडिट नहीं है ना, ये तो अदर एंगेजमेंट हो गई, तो मैं लगाऊंगा एसआरएस। मेरे को क्या बोला है, वो जो आपने एफएस बनाया है या तो किसी और ने बना रखा है, आप उसकी ऑडिट करके दीजिए, उसकी ऑडिट करके दीजिए। तो जब वो बोलेगा ना ऑडिट करके दीजिए, तो क्या फॉलो करोगे सर आप? तो आप फॉलो करोगे ऐसे 800 ऑडिट करके देने को बोला है। जब भी वर्ड ऑडिट आएगा तो ध्यान रखना, ऑडिट में हमेशा ऐसे की सीरीज शुरू होती है 200, 300, 400, 500, 600, 700। क्लियर? तो ये हो गया आपका ऐसे 800 का मतलब ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड एज पर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। बाकी दोनों का नाम मैं अभी नहीं समझा रहा हूं, जब लोग ऐसे शुरू करेंगे तब अपन बात करेंगे। क्या आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया 800 का? रुक जाओ, अच्छा म्यूट नहीं किया गया मैंने, आई एम सो सॉरी। हर्ष अभी देखो हो गया क्या? ओके ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हमारे पास 3 स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है, 800, 805, 800। बहुत ही इजी स्टैंडर्ड, बहुत ही स्कोरिंग है। हमेशा से जो पहले मतलब जब 2015-16 तक जब आता था तो 810 वॉज वेरी रिपीटेटिव, 810। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या है, पहले यहाँ पर देखते हैं अपन। सर ऐसे 800 स्पेशल कंसिडरेशन क्या कहते हैं? ऑडिट ऑफ एफएस, बहुत क्लियर है, ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, अब क्या कहता है?
explain what is special purpose framework along with an example. Explain special purpose framework along with an example. Sir, ऐसे 800 defines the special purpose framework as an FRF designed to meet the financial information needs of the specific users. Okay, it is basically to meet the financial information needs of a specific user. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको LODR का दिया था, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कि वो भैया लिस्टेड कंपनी अगर होती है तो सेबी वाले बोलते हैं या मेंबर्स कोई बोलते हैं कि हमको LODR के हिसाब से बना के दीजिए या हमें कैश बेसिस पे बना के दीजिए. तो कैश बेसिस पे बना के देने के लिए हो गया क्या, तो वो बनाया गया है क्रिएटर्स के लिए. सर कौन से बेसिस पे, कैश बेसिस पे. जनरली हमेशा होता है अक्रूवल बेसिस पे. तो आप FS बना के जब दे रहे हो तो वो होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. सर द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क कुड बी fair presentation framework, it could be compliance framework, it could be fair presentation framework also, compliance framework और कोई. जैसे fair presentation framework अगर हो जाता है तो मेरा वो कैश बेसिस वाला हो गया. compliance framework हो गया मेरा LODR होगा, क्योंकि वो हम लोग को कोई डेटा नहीं जाएगा, वो खाली उस रिक्वायरमेंट को पूरी करनी है हमारी. एक ये फेयर प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी हो सकता है. क्या है एग्जाम्पल, ध्यान से देखना. प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस फॉर क्रेडिटर्स, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस फॉर क्रेडिटर्स. फिर FS प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द रेगुलेटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेगुलेटर. बेटा ये रेगुलेटर कौन होता है, मैंने इसका भी एग्जांपल दिया आपको. सेबी हो गया जो LODR फॉलो करना है, सेबी हो गया LODR फॉलो करना है. फिर FS prepared as per the contract, FS prepared as per the contract such as bond हो गया, indenture, the word is what, indenture, loan agreement as a or a project grant. गवर्नमेंट बोलते हैं कि भैया हम आपको ग्रांट देंगे पर अब हमें FS बना के दीजिए ऐसे ऐसे करके. तो कैसे कैसे करके, ऐसे ऐसे करके. तो भैया जो ऐसे ऐसे करके बना के देने को बोला गया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है. बैंक वाला बोलता है भैया मैं तेरे को लोन देगा, तो एक काम कर, लोन देगा ना तो तू हमें अभी FS बना के दे, आप हमें FS बना के दीजिए, कैश बेसिस पे बना के दीजिए. क्या हमें देखना है कि आप लोग सेल्स कितनी कर लेते हो और पेमेंट कैसे आती है, पेमेंट कैसे कर लेते हो. हम लोग सब चीज़ें कैश बेसिस पे देखना चाहते हैं. तो मेरे को बैंक ने बुलाया, तो ये जो FS बना के देगा, ये FS बना के देगा मेरे को एक दूसरा CA. तो अगर दूसरा CA बना के देता है वो लगाएगा SRS 4400. बट मेरे को क्या बोला गया, मेरे को बोला गया कि इसकी ऑडिट करके दीजिए. क्या करके दीजिए बच्चों, ऑडिट. जब मेरे को बोला गया ना ऑडिट करके दीजिए, तो मैं लगाऊंगा हमारा SA 800 की सीरीज. क्या लगाएंगे अपन वहां पर, SA 800 की सीरीज. क्लियर है. तो ये आपके डेफिनेशन आ सकती है अलॉन्ग विद एन एग्जांपल. इट डिफाइंस इफ एन FRF इज प्रिपेयर्ड टू मीट द नीड्स ऑफ to meet the financial information needs of a specific users. FRF may be fair presentation framework, compliance framework. Example क्या है, cash basis for creditors, sir regulator to meet the requirements of the regulator, and as FS prepared as per the contract such as bond हो गया, indenture हो गया, loan agreement हो गया और project grant हो गया. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. नाउ वही सारी चीजें आएगी बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर. बिफोर ड्यूरिंग आफ्टर क्या कहता है, What are the considerations when accepting such engagements? क्या है बाबू, What are the considerations for accepting such engagement? मतलब बिफोर. The auditor should consider the applicability of FRF. सर जो भी FRF के हमको बनाया गया है ना, अरे मेरे को एक डाउट है, मेरे को जानने का है ये स्टैंडर्ड में जिसने बना के दिया है और जो ऑडिट कर रहा है, जिसने बना के दिया है और जो ऑडिट कर रहा है, क्या वो सेम हो सकते हैं? क्या वो सेम हो सकते हैं? सर लॉजिक है ना, नहीं हो सकते ना. अरे हमारा वो लग जाएगा प्रोहिबिटेड सर्विस. अगर आपने ही अकाउंटिंग सर्विसेज दी है तो आप ऑडिट नहीं कर सकते. लॉजिक है ना इस चीज का. तो ये तो बेसिक है, याद रखना आप हमेशा. The auditor should consider the applicability of FRF. The framework will be presumed acceptable if the organization follows an established and transparent process considering the views of relevant stakeholders. सर जो भी फ्रेमवर्क आप बना के दोगे ना, सर बना के कौन देगा, सर मैनेजमेंट देगा. तो मैनेजमेंट को जब बनाना है ना, जो भी फ्रेमवर्क, क्योंकि स्पेशल पर्पज है ना, कुछ भी अपने हिसाब से मत कर देना. नहीं, जैसे जनरली क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर्स होती है एंट्री, डेटर्स टू सेल होता है. एक काम करो, सेल्स टू डेटर्स कर लेते हैं, स्पेशल पर्पज फ्रेमवर्क हो गया ना. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा सर. वो एक हमेशा है ना, एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. जो मार्केट में चलता है ना वैसा होना चाहिए. आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते अलग से फ्रेमवर्क. आप अपने हिसाब से FRF नहीं बना सकते. थर्ड, अच्छा अब
एंगेजमेंट, जब हम लोग बात करेंगे एंगेजमेंट की तो लग जाता है मेरा ऐसे 210. ऐसे 210 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड द एडिशनल रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, परचेजेस टू क्रेडिट, डेटर टू सेल्स. ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, हम बोलते हैं सेल्स टू डेटर्स कर लेते हैं. सर मेरा बेसिक अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल कहते हैं ना सर, परचेज टू क्रेडिटर की एंट्री होती है, डेटर्स टू सेल्स की होती है. आपने तो पलटी मार दिया यहाँ पर. सर नहीं चलेगा. सर अगर ये आप मैनेजमेंट बोलते नहीं, अरे ए बी सर बोले स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ये हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है. अरे भैया ए बी सर ये बोलेगे आप फॉलो करो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, बट वो है ना भलता नहीं होना चाहिए, एकदम डिफरेंट होना चाहिए. जो मार्केट में चलता है उसके हिसाब से बनाना पड़ेगा आपको. सर अगर मैनेजमेंट बोलता है मैं चेंज नहीं करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? प्रिस्क्राइब्स द एक्शन टू बी टेकन बाय द ऑर्डर इफ सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. अगर मैं कहता हूँ भैया मेरे को है ना, वो लोग ने बोला एक फ्रेमवर्क बना के दिया, सर क्या स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, पर वो एकदम अलग ही है, मार्केट में कोई फॉलो ही नहीं करता, जो जनरली चलता है प्रैक्टिकली कोई फॉलो ही नहीं करता. तो मैं उनको क्या बोलूँगा, सर आप एक काम कीजिए ना, आप प्लीज़ ये चेंज कर दीजिए, एंट्री ऐसे नहीं होनी चाहिए. वो अड़ गया है, वो नहीं कर रहा है चेंज. तो आप अक्कल लगाओ, बचपन में सिखाता है. ऐसे 210 में क्या कहा है कि मैनेजमेंट अगर लिमिटेशन इंपोज कर देता है तो हमें क्या कर देना चाहिए. एक था एंगेजमेंट से पहले और एक एंगेजमेंट के बाद. अगर मैनेजमेंट लिमिटेशन एक्सेप्ट कर लेता, मतलब एंगेजमेंट में हमारे में लिमिटेशन लगा देता है, तो हमें क्या कर देना चाहिए. सर अगर इफ इट इज बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, पहले से लिमिटेशन लगा रहा है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट, तो क्या करना चाहिए सर, आपको वहां पर बोलना चाहिए राम राम सा, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट डूइंग दैट वर्क. अच्छा, अगर मैंने एक्सेप्ट कर दिया है उसके बाद वो अगर लिमिटेशन इंपोज कर रहा है उसके बाद, तो आप क्या कर दोगे वहां पर, आप विड्रॉ कर दोगे. वेरी गुड, आप क्या कर दोगे, विड्रॉ. तो यहाँ पर क्या लिखा है, 210 में बोला गया है कि इट प्रिस्क्राइब्स एक्शन टू बी टेकन बाय द ऑर्डर इफ सच कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट. नाउ वेदर अ फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. मेरा दिल कहता है कि वेदर फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट, इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कहता है व्हाट आर द कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग द ऑडिट. व्हाट आर द कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग सच ऑडिट. तो वो तो ड्यूरिंग था, अब ये आ गया व्हाट आर द कंसिडर, वो प्री कंडीशन से अब ये आ गया आपके ड्यूरिंग प्लानिंग द ऑडिट. दिस इज योर ड्यूरिंग. देखो, SA 200 requires the auditor to comply with the relevant ethical requirement, including those pertaining to independence relating to FS audit engagement. ये क्लियर हो गया कि हमको एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे. ये वही बोला ना, रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा. क्यों भैया, मैं मेरे पापा की कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकता. पर सर ये तो स्पेशल पर्पस का फ्रेमवर्क बना रखा है ना, तो क्या हुआ, भले एप्लीकेबल FRF हो या स्पेशल पर्पस हो, आपने FS बनाया, अगर आपने FS बनाया तो भैया मैं उसकी ऑडिट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पापा की कंपनी है. एंड ही हैज टू फॉलो ऑल द रेलेवेंट एसेस टू ऑडिट. सो ऑडिट एविडेंस वाली बात हो गई, ऑब्जेक्टिव्स वाली 200 वाली बात हो गई, जो भी एसेस दे रखे हैं, प्लानिंग वाली बात हो गई, सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे सारे. It also requires the auditor to comply with the each requirement of an essay unless the essay is not relevant or the requirement is not relevant. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनालिटिकल प्रोसेस 520 नहीं फॉलो करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को यहाँ पर काम ही नहीं आ रहा है कुछ. जैसे 720 था, एक और एक सेकेंड, 720 क्या था बच्चों, 720 अदर इंफॉर्मेशन वाला था बराबर. अब OI वाली जो बातें थी वो आपको यहाँ पर यूज ही नहीं आ रही, तो नहीं फॉलो करोगे, कोई दिक्कत नहीं है. ऊपर बोला गया सारे फॉलो करने का, हाँ ठीक है, पर जो रेलेवेंट होगा वही फॉलो करेगा ना, जबरदस्ती थोड़ी फॉलो करेगा. इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस इट मे बी नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू डिपार्ट फ्रॉम अ रेलेवेंट रिक्वायरमेंट इन एसे बाय परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव AUP. AUP का मतलब, व्हाट डज AUP मीन्स गाइस? सर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर. कभी कभी क्या होता है कि भैया जो बोला गया है ना वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो कुछ डिपार्चर होगा. अगर वो डिपार्चर होता है, पता है अपन बोलते हैं कि अगर जनरल सब कुछ सेम फॉलो करना चाहिए, पर अगर डिपार्चर तो आप उसको क्या कर दीजिए, आप डिस्क्लोज कर दीजिए, तो डिस्क्लोज करवा देगा. इट्स जस्ट अ थियोरी आंसर. फोर्थ, ही ऑल्सो नीड्स टू कंप्लाई विद SA 320. सर 320 क्या होता है, मटेरियलिटी, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, ऑर्डर का जजमेंट. दैट इज
जजमेंट अबाउट द मैटर्स दैट आर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ एफएस, टू द यूजर्स ऑफ एफएस। ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, मटेरियल है या नहीं है, ये क्या बोलेगा, ये मेरा जजमेंट बोलेगा, मेरा दिल मतलब ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट। एक सेकेंड, एक बार क्लियर करते हैं। हम लोग जब SRS पढ़ रहे थे ना, SRS 4400 4410, उसमें हम लोग ने जिस आदमी के बारे में बात करते हैं, जाके वो काम करता है, वो एंगेजमेंट करता है, तो वहां पर क्या बोला गया था, कौन करता है SRS 4400? सर कौन बोलता है? वो प्रैक्टिशनर। असावरी रॉन्ग लिखा आपने, पार्टिशनर नहीं, प्रैक्टिशनर। क्या होएगा बच्चा? वो प्रैक्टिशनर। ओके, यहां पर कौन होता है? इस पूरे चैप्टर में कौन यूज किया गया वर्ड? ऑडिटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरे को है ना बनाने को नहीं दिया एंगेजमेंट, बनाने को दिया होता तो प्रैक्टिशनर बोलते मेरे को ऑडिट करने को बोला गया कि वो जो बनाई गई है स्पेशल पर्पस के हिसाब से आप उसकी ऑडिट कीजिए। तो ऑडिट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे हमेशा? ऑडिटर। कौन आएगा? ऑडिटर। क्वालिफिकेशन लिख के बताओ क्या होती है, क्वालिफिकेशन लिख के बताओ। क्या आएगी बच्चों? CA+UP। बहुत शानदार। देखो क्या कहता है, इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस एफएस सच एज दोज प्रिपेयर्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सर मैनेजमेंट को बैंक ने लोन दिया है, अब लोन में लिखा था कि आप हमें हर 6 महीने में आप हमें अकाउंट्स बना के दोगे, हम जैसा बोलेंगे वैसा, एंड दैट टू ऑल्सो जो मार्केट में चलता है। ठीक है, अग्रीड। इन केस ऑफ अ स्पेशल पर्पस एफएस विच इज प्रिपेयर्ड एज पर लाइक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सो मैनेजमेंट बोलता है देखो ये जो हमने एफएस बना के दिया है ना, हमारे लिए जो डेटा है ना वो 5 लाख के ऊपर का इंपॉर्टेंट है, 5 लाख के नीचे का इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई चीज़ें चेक करोगे ना, हमारे लिए हमने क्या बोला है, मैनेजमेंट के हिसाब से जो मटेरियलिटी है, मटेरियलिटी वो 5 लाख के ऊपर की आते हैं, उसके नीचे कुछ काम की नहीं आएगी। ठीक है, किसके हिसाब से? मैनेजमेंट के हिसाब से। सो मैनेजमेंट में अग्री विद द यूजर्स दैट ऑन अ थ्रेशोल्ड below the misstatement identified, below which the misstatement identified during the audit will not be corrected or otherwise adjusted। तो यहाँ पर क्या बोलता है, मिसस्टेटमेंट जो है ना 5 लाख के ऊपर की हम लोग देखेंगे, उसके नीचे नहीं आएंगे। कौन बोला ये? मैनेजमेंट बोला। अब तुम कौन हो? तुम ऑडिटर हो। मैनेजमेंट ने 5 लाख बोला है कि 5 लाख के ऊपर के जो मिसस्टेटमेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, उसके नीचे के नहीं होंगे। आप मेरे को बताओ एज एन ऑडिटर, क्या आप भी 5 लाख फॉलो करोगे या आपको नीचे का भी देखना पड़ेगा? डू यू नीड टू चेक द मटेरियलिटी below 5 lakhs or it is you can directly rely on the management का 5 लाख? सर मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट तो कुछ भी बोलेगा, पगला गया है, बावला हो गया है, उसने तो डिसाइड कर लिया कि 5 लाख के ऊपर है। भैया मैं तो ऑडिटर हूं ना, मेरा दिल मतलब प्रोफेशनल जजमेंट, मतलब ऐसे 320 के तहत भैया मैं तो अलग फॉलो करूंगा, मैं उनके हिसाब से नहीं चल सकता। अगर मैंने वो फॉलो नहीं किया तो मैं GPM हो जाऊंगा, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखो क्या कहता था, एग्जिस्टेंस ऑफ सच थ्रेशोल्ड डज नॉट रिलीव द ऑडिटर, डज नॉट रिलीव द ऑडिटर मतलब मुक्ति नहीं मिलती फ्रॉम द रिक्वायरमेंट टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी एज पर SA 320 फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट ऑफ स्पेशल पर्पज एफएस, स्पेशल पर्पज एफएस। तो बहुत सिंपल है, आपको जो मटेरियलिटी बोला गया ना आप अपने हिसाब से बनाइए, ऐसे 320 के हिसाब से। मैनेजमेंट ने जो 5 लाख बोला भाड़ में गया, तुम तुम्हारे हिसाब से देखो। फिर द ऑडिटर नीड्स टू कंप्लाई विद द SA 260, ये हमने पढ़ा नहीं है। SA 260 होता है बच्चा कौन सा? कम्युनिकेशन विद TCWG। सर ये क्या होता है? एक सेकेंड, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। कोई मेरे को पता है एग्जाम्पल? दोज चार्ज विद गवर्नेंस का एग्जाम्पल क्या था? दोज चार्ज विद गवर्नेंस का एग्जाम्पल क्या है? वेरी गुड, फाइनेंस कंट्रोल हो गया, CEO हो गया, CFO हो गया, KMP जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अब उनसे भी कुछ भी दिक्कत होती है, जैसे सर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ क्वेरी है, तब उन्हीं से बात करोगे ना। When a complete set of general purpose FS is prepared by the entity, the person responsible for special purpose framework may not be the same as TCWG, who is responsible for the oversight of preparation of general purpose FS। अब देखो हमने क्या बोला है, जब FS बनते हैं कौन से वाले बच्चों? जनरल पर्पस वाले, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मिस्टर A मिस्टर B है, 2 लोग रिस्पॉन्सिबल है कि आप FS बना के दे दीजिए। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला कि अच्छा CEO CFO आप रिस्पॉन्सिबल हो गए, आप हमें FS बना के दोगे हमेशा। आप आइडियली वो नहीं बनाते, वो भी आगे किसी को डेलीगेट करते, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों की होती है।
अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, जब बच्ची स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की हम लोग बात करते हैं ना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या बोला गया है कि भैया देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि ए और बी ही रिस्पॉन्सिबल हो। अब बैंक का लोन है, अब भैया लोन क्या, देखो मिस्टर अभी मुकेश अंबानी नीता अंबानी, तो इमेजिन करो ये मुक्कू और ये हमारी भाभी जी नीता अंबानी, ये लोग रिस्पॉन्सिबल थे। अब बैंक से लोन लिया है, अब लोन के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, देखो वैसे तो अंबानी जी बैंक को लोन देते, यहाँ पर क्या अंबानी जी खुद लोन लेने गए। अब हमें एफएस बना के देना है बैंक के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। आप मेरे को बताओ, इज इट नेसेसरी कि मुकेश अंबानी नीता अंबानी ही भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उसकी एफएस की भी? उस एफएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या मैंडेटरी मुकेश और नीता को लेनी चाहिए? नहीं सर ये तो नॉर्मल चीज़ है ना, तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सर मिस्टर सी हो सकते हैं, मिस्टर डी हो सकते हैं, मिस्टर सी हो सकते हैं, मिस्टर डी। सर क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है ना, जनरल पर्पस बहुत बड़ा होता है, उसका छोटा सा हिस्सा एक स्पेशल पर्पस होता है। तो वो कह रहे हैं व्हेन अ कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस एफएस इज प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल पर्पस एफएस may not be the same as TCWG, who is responsible for the oversight of preparation and presentation of general purpose FS। अलग अलग भी हो सकते हैं। When forming an opinion, the auditor shall comply with the requirement of SA 700। क्योंकि ओपिनियन की जो बात है 700-705 में लिखी ना, एक सेकेंड मेरे को पता व्हाट्स द लॉजिक, व्हाई द हेल आर वी फॉलोइंग ऐसे 700 एंड 705 यहां पर, व्हाई, क्यों, कैसे, कब, कहां, व्हाट्स द लॉजिक फॉर दिस? करेक्ट सर, बिकॉज ऑडिट इज कंसर्न। एक सेकेंड, ऑडिट में ओपिनियन की बातें कौन से सीरीज में लिखी है? 700 की सीरीज, 700, 705, 706। तो जब ओपिनियन की बात कर रहे हो, वो भी ऑडिट के ओपिनियन की, तो 700 ही फॉलो करोगे ना। समझ आया? नॉर्मल पे जब मैं रिपोर्ट दे रहा हूं तो मैं 700 में दे दूंगा। जब मैं बात कर रहा हूं ऑडिट की, तो जो तरीका लिखा गया मेरे 800 में लिखा गया, पर जब ओपिनियन दूंगा वो तो पैरा 700 705 से ही आएगा ना, 700 705 से। ठीक है, बहुत सिंपल है। पहला वाला आंसर था मेरा ड्यूरिंग वाला, सॉरी पहला वाला था मेरा बिफोर वाला, और ये रहा पहला वाला था बिफोर वाला, दूसरा वाला आता है मेरा ड्यूरिंग वाला। रिपोर्टिंग का पार्ट अभी तक मैंने पढ़ा नहीं, आप पहले मेन बुक से पढ़ेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या रीड करना है। सो पेज नंबर 21 पे आपको नंबर 2 दिखेगा आपको, ये हमारा ऐसे 800 है। ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड एज पर दी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क 2, 2.1, 2.2, 2.3। टू पॉइंट थ्री तक पढ़ेंगे आप लोग। रीड, कहीं भी किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, मुझे चैट में लिखते भेज दीजिएगा, मैं सबके डाउट साथ में क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, आराम से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जिसमें 810 इंपॉर्टेंट होगा। न्यू सीरीज है, अमेंडेड सीरीज। ओके, रीड।
हुआ? ठीक है, सो आई हैव गॉट फ्यू डाउट्स, बाकी लोग अपने डाउट्स भी भेज दीजिएगा। पहला डाउट आता है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई प्रिपेयरिंग ऑन कैश बेसिस विल बी डबल फोर डबल नॉट एसआरएसी। हमको जो फ्रेमवर्क होता है ना, फ्रेमवर्क, ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अगर मेरे को बोला गया अकाउंट्स को आप कंपाइल करके दीजिए, कंपाइल, ठीक है, मतलब जब मुझे कंपाइल करना, मतलब क्या हो गया, अपन एएस से इंडेस बना रहे, हम उनको खाली एफएस बना के दे रहे हैं, एज पर एएस बना के दे रहे हैं, या मुझे वो बोलते हैं एफएस है, मुझे ना सीएफएस बना के कौन सो करके दीजिए। तो मेरे को पूरा बड़ा सा एंगेजमेंट मिला है, बड़ा सा एंगेजमेंट। तो जब मैं बड़ा सा एंगेजमेंट फॉलो करूंगा तो आई विल फॉलो SRS 4410, ठीक है। अब अगर मुझे ये, तो कौन सा हो गया, ये हो गया जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, जनरल पर्पस वाले हो गए। अब मुझे अगर इसमें बोलता है कि आप कैश बेसिस पे बना के दीजिए, तो कैश बेसिस जब मुझे बना के दे रहे हैं तो ये लोग ने मुझे प्रोसीजर बताया, वो फॉलो करना है। तो ये मेरा हो गया AUP, मैं बना के दे रहा हूँ अकाउंट्स ही, पर अगर आप देखोगे ना, मोर अप्रोप्रिएटली स्पेसिफिक जो मैं स्टैंडर्ड फॉलो करूंगा, वो मैं फॉलो करूंगा SRS 440। हमने कंपाइलेशन में क्या बोला है, वो जनरल पर्पस भी हो सकता है, वो स्पेशल पर्पस। अगर वो स्पेशल पर्पस हो गया तो अपन ने एक लाइन पढ़ी हुई है, तो 4400 दोनों फॉलो करना पड़ेगा। तो ये गुनाह नहीं है कोई स्टैंडर्ड का, तो हम लोग क्या फॉलो करते हैं फिर 4400, क्योंकि वो स्पेसिफिकली 4400 लग जाएगा। क्लियर हर्ष? नेक्स्ट, SRS विल बी परफॉर्म बाय प्रैक्टिशनर, मे और मे नॉट बी अ CA। अरे बाबू, प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है, CA प्लस COP ना। अभी वो भी तो CA प्लस COP के, तभी तो उसको प्रैक्टिशनर बोलते हैं। ऑडिट भी CA प्लस COP करेगा। CA प्लस COP कौन होता है, जिसको अपन, मतलब ऑडिटर कौन होगा, जिसको एज एन ऑडिटर हमने अपॉइंट किया, मेंबर्स ने अपॉइंट किया हुआ है, वो ऑडिट करेगा। प्रैक्टिशनर का मतलब भी CA प्लस COP होता है। क्लियर? अच्छा, किसी को और कोई डाउट टिल 2.3? इसका आंसर आप मुझे करोगे। हाउ विल यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर एन एंगेजमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? हाउ विल यू प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर एन एंगेजमेंट एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? बताओ क्या है कोड हमारा। टाइटल, एड्रेसी, डेट, प्लेस, साइन, बराबर। फिर हमने कहा था 3 पॉइंट नए ऐड हो जाएंगे। मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पर ऑडिटर, वहाँ पर हम लोग बोलते थे प्रैक्टिशनर का, यहाँ पर आ जाएगा ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन द एंगेजमेंट वॉज परफॉर्म्ड एज पर SA 800। फिर बहुत अच्छा लिखा है लोकेश ने, आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क डिस्क्राइब कर दीजिए क्या होता है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क आप बता दीजिए क्या होता है। और इसका जो यूज़ होगा ना, यूज़ वो सबके लिए नहीं होगा ना, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ होगा। वेरी गुड असावरी, आप क्या बता दीजिए एक और, इंटेंडेड यूजर्स, इंटेंडेड यूजर्स। तो ये जो 3 पॉइंट थे ये तो हमारे कॉमन थे, तो हम लोग हर एक में लिख रहे थे, ये इसके 2 स्पेसिफिक आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है, ही शुड प्रिपेयर द रिपोर्ट एज पर SA 800। क्या बोल रहा है बच्चों, ही शुड प्रिपेयर द रिपोर्ट एज पर SA 700। ये फॉर्मेट तो वही है। हिज रिपोर्ट शुड डिस्क्राइब द पर्पस फॉर विच FS आर प्रिपेयर एंड द इंटेंडेड यूजर्स, बराबर। His report should state that if the management has the choice of financial reporting framework in preparation of FS, the explanation on the management responsibility. So simple भाषा में, the management responsibility for the preparation of the FS and such FRF is acceptable as per the circumstances. फिर clear कर देने का, the auditor will alert
the users of the auditors report that the FS are prepared as per the special purpose framework and therefore may not be suitable for another purpose. The auditor alerts the users of the audit report that the FS are prepared as per special purpose framework and may not be suitable for another purpose. फिर the auditor may consider it appropriate to indicate the audit report is intended solely for specific users. This may be achieved, मतलब ये इसी का extension है. This may be achieved by, ये important रहेगा, आपको एग्जाम में बनाने को आ सकता है, by restricting the distribution or use of the auditor's report. Distribution or use of the report. For this, the following, एक सेकेंड ना, iPad डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड. So for this क्या पैरा ऐड करना है अपने को, ये पैरा. For this पैरा may be expanded to include the matter and heading to be modified accordingly. हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, एक restriction on distribution and use of the auditor's report prepared as per special purpose framework. तो ये हमको बनाने को आ सकता है. ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया है मैंने मॉड्यूल से उठाया हुआ है, तो आपको पता होगा अपने 3 एग्जाम्पल है. तो कैश बेसिस वाला एग्जाम्पल था, दूसरा था हमारा रेगुलेटर वाला, एंड तीसरा था कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लोन बनाने का हो गया, लोन बना के देना वाला हो गया. ठीक है, लोन के लिए बना के देना हो गया. अब हमने क्या लिखा देखो, विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन. एक सेकेंड, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से एफएस बनाए गए हैं, क्या ये गुनाह किया है मैनेजमेंट ने? बोलो, इज इट अ क्राइम? नहीं, खाली उन लोगों ने स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क किया है, बराबर. तो अब क्या बोलोगे, विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन, मतलब ना तो मैं क्वालिफाई करा, ना तो मैं एडवाइस, ना तो डिस्क्लेमर. वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो ऑफ द एफएस व्हिच डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. क्योंकि भैया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा, वो कहाँ लिखा हुआ होगा, वो एफएस में लिखा होगा ना. सर एफएस में क्यों लिखा होगा? अरे बाबू, आपको पता है आप लोग फॉलो करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी, जो भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, अगर आप फॉलो कर रहे हैं, डू वी नीड टू डिस्क्लोज? बच्चों, अगर हम फॉलो कर रहे हैं, डू वी नीड टू डिस्क्लोज? नहीं. हम लोग कब डिस्क्लोज करते हैं? जब हम फॉलो नहीं करते, बराबर. तो मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है, वहां पर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया. मेरे को मेरे मालिकों को बताने का है, तो मैं बताऊंगा, वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो इन द एफएस व्हिच डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द एफएस आर प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कंपनी टू कंप्लाई विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड अबव. जो भी एग्जाम्पल में दे रखा था, ठीक है. फिर ये एग्जाम्पल कॉपी कर रखा है. एज अ रिजल्ट द एफएस may not be suitable for another purpose. Our report is prepared only for the so and so company. सी, मैंने जो अंडरलाइन ये ब्लू करवाया ना, ये क्यों करवाया है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछे. 3 एग्जाम्पल थे, कैश बेसिस था, रेगुलेटर था, प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. तीनों में से कोई भी आ जाए, क्वेश्चन में जो भी कंपनी का नाम दे रखा होगा, आर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड सोनली फॉर एक्स एंड वाई लिमिटेड एंड शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू और यूज बाय पार्टीज अदर देन एक्स एंड वाई. तो ये जो भी ब्लू वाला पार्ट है ना, ये आपको क्वेश्चन में रिप्लेस करना है. ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कि ओपिनियन पैरा कैसे बनानी है, क्योंकि फाइनल लेवल पे देखो आती है ओपिनियन पैरा बनाने को. तो ऐसे बनाने का, वी विदाउट मॉडिफाइंग आवर ओपिनियन वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो व्हिच डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द एफएस are prepared to assist the company to comply with the financial reporting provisions as per so and so. As a result, the FS may not be suitable for any other purpose. Our report is solely prepared for so and so company and it should not be distributed or used by any parties other than so and so company. वो जो blue वाला पार्ट है वो क्वेश्चन का पार्ट होगा. ठीक है. अब बुक में से 2.4, 2.5, 2.6, 2.4, 2.5, 2.6 रीड कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके.
डन है. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क इज बेसिकली एनी फ्रेमवर्क अदर देन जनरल पर्पस. अगर हम लोग हमारा एएस इंडियस फॉलो कर रहे होते हैं, दैट इज योर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क. हमें एफएस बना के देने को बोला गया है एलओडीआर के हिसाब से, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट. आप इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट बना के देते हो, आप इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करते हो ना, बराबर. आप नॉर्मल एएस इंडियस नहीं फॉलो करना, डेप्रिसिएशन की वर्किंग अलग हो जाती है, तो वो आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया. एनीथिंग अदर देन जो जनरल पर्पस, जैसे हमेशा हम एफएस बनाते हैं एएस इंडियस शेड्यूल 3 को फॉलो करके, उसके अलावा कोई भी फ्रेमवर्क हुआ वो आपका स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होगा. Any doubt on 2.4, 5 and 6? Come to page number 244. Let's do 2 TYU. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2. 1 हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग कर रहे हैं 2. CA Lakshmi has prepared a draft audit report for the FS of X Limited, prepared as per the financial reporting provisions of a contract. आराम से पढ़ो. CA Lakshmi has prepared a draft audit report. तो ये बात किसकी कर रहे हैं? ऑडिट की बात कर रहे हैं. Audit report for the FS of X Limited prepared as per the financial reporting provisions of a contract with Y Limited. तो उन्होंने ऑडिट की है, ऑडिट रिपोर्ट बनाई है. जो FS बनाया गया है किसके हिसाब से? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. मेरे को बताओ क्या लगेगा? SRS लगेगा, SA लगेगा, क्या लगेगा? बताओ बच्चों क्या लगेगा? सर ऐसे 800, क्योंकि अगर हमको बना के देना होता तो हम लोग लगाते SRS 4400. यहाँ पर हमको ऑडिट करके देनी उस FS की, तो ऐसे 800. She has drafted an unmodified opinion to be given in the report. Unmodified. सर हाँ, गुना थोड़ी कि आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. Besides, she has also drawn attention in the draft audit report to note A to the FS which describes the basis of accounting under the heading basis of accounting. How she should ensure that the report will not be misused. Draft a suitable para included in the report for this purpose. अब ये क्या आ गया? अब आपको रिपोर्ट बना के देने का आ गया. अब आपको ऐसा पैरा बनाने को आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? पहला, she may consider it appropriate to indicate that the auditor's report is intended solely for specific uses. अच्छा, क्या कर सकता है वो? वहाँ पर चिल्ला के बोल सकते हैं restricting the use or the distribution. So depending upon the law or regulations applicable, this may be achieved by restricting the distribution or use of the auditor's report. In these circumstances, the following para should be added. क्या है जो हमने नोट्स में लिखा है वो यही पैरा. Without modifying the opinion, तो ये आपकी हेडिंग हो जाएगी ये वाली. तो पूरी आपने हेडिंग लिख दी, फिर चिल्ला के क्या बोलोगे? विदाउट मॉडिफाइंग और ओपिनियन वी ड्रॉ अटेंशन टू नोट नंबर सो एंड सो टू द एफएस व्हिच डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. द एफएस आर प्रिपेयर्ड टू असिस्ट द कंपनी टू कंप्लाई विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रेफर्ड अबव. As a result, the FS may not be suitable for any other purpose. Our report is intended solely for X and Y and should not be distributed to or used by the parties other than X and Y. Other than X and Y. ठीक है? तो ये जो पैरा अपने नोट्स में लिख दिया ना, क्योंकि मेरे को लगा कि एग्जाम में आ सकता है वापस से, क्योंकि कोई भी पैरा आप लोगों को बनाने को आएगा. तो ये ड्राफ्टिंग का पार्ट हो गई. अब क्वेश्चन नंबर 1 में ना, 1 में क्या होगा देखो, थोड़ा सा चीजें बदल जाएगी, आराम से पढ़ना. CA Lalita is the auditor of a company. She is also offered professional work of audit of FS. एक सेकेंड आराम से. She is the auditor of a company. She is also offered professional work of किस चीज का बच्चा? Audit of FS prepared specifically for meeting the requirement of a loan agreement for the same period. वो कंपनी की ऑडिटर थी. If the manager, एक सेकेंड ना,
कोमल का एक डाउट है, इफ द मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स अ रिपोर्ट व्हाट कैन द ऑडिटर डू टू स्टॉप देम, देन द ऑडिटर विल गिव अ पब्लिक नोटिस। हम ऐसे 560 में भी सीखते हैं, आपको 720 में भी सिखाया था, पब्लिक नोटिस देते हैं, टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। आप पब्लिक नोटिस में वहाँ पर लिख दो कि भैया देखो ये जो आपके पास रिपोर्ट आई है ये बनाई गई है स्पेशल पर्पस के हिसाब से, हमने मैनेजमेंट को मना किया था कि आपको ना दे, फिर भी अगर आपको दे दिया गया है एंड अगर आप उस पर रिलाई कर ले तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो विल टेक एक्शन टू प्रिवेंट रिलायंस। ठीक है कोमल? देखो यहां पर क्या कहता है, CA Lalita is the auditor of a company. She is also offered the professional work of audit of FS, prepared specifically for meeting the requirements of a loan agreement for the same period. एक सेकेंड, जब मैंने ऑडिटर की बात की तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। अब यहां पर आपको एक और असाइनमेंट दी कि आप ऑडिट कर लीजिए जो FS बनाए गए एज पर लोन एग्रीमेंट। तो मतलब ये तो क्या हो गया, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क हो गया। तो आपको ऑडिट करनी है, आपको ऑडिट भी करनी है FS की जो बनाया गया है स्पेशल पर्पस के हिसाब से। ये वाले तो जनरल पर्पस वाले थे, बराबर। She chooses to accept the work and has made up her mind to disclose the fact in Om Para in audit report to be issued by her for this specific engagement. Is her approach proper? बोलो, आप कंपनी के स्टार्ट ऑडिटर थे कि हम जो ऑडिट कर रहे हैं जो FS बनाए गए जनरल पर्पस के हिसाब से, और आप बात कर रहे हैं बस स्पेशल पर्पस के हिसाब से। अब मेरा एक क्वेश्चन ये है, हमने पता स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस की बातें सीखी थी। मेरे को जो डाउट आ रहा है, पहले मेरा डाउट क्लियर करो फिर मैं तुम्हारा डाउट लेता हूं। अगर मैं जनरल पर्पस का ऑडिटर हूं, मतलब जो FS बनाए गए हैं जनरल पर्पस के हिसाब से, और मेरे को मैनेजमेंट आके बोलता है AB सर आप हमारे स्पेशल पर्पस के हिसाब से भी हमारे FS की ऑडिट कर दीजिए, कैन बोथ द पीपल बी सेम? Can both the people be same? असावरी ने लिखा है नो। Rest everybody saying yes. अच्छा, my question was can both the people be same? अब मैं क्वेश्चन ट्विस्ट करता हूं। Is it mandatory for the stat auditor of a company to audit the general purpose FS? Sorry, to audit the special purpose FS? Oops. नहीं, मतलब कोई भी हो सकता है। एक सेकेंड असावरी, डोंट गेट कंफ्यूज। एग्जाम्पल याद रखो इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स की जो ऑडिट होती है, मतलब अपन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, हम लोग फॉलो करते हैं इनकम टैक्स एक्ट, बराबर। और हम लोग जब स्टैट ऑडिटर होते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं कंपनीज एक्ट CA+COP, उधर भी CA+COP। आपके असेसी या अगर कोई कंपनी असेसी, आपने देखा होगा बहुत बार जो स्टैट ऑडिटर होता है और जो टैक्स ऑडिटर वो सेम होता है। बोलो अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है ना। तो ये तो वही हुआ, जनरल पर्पस मतलब स्टैट ऑडिटर हो गया, स्पेशल पर्पस मतलब टैक्स ऑडिटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ अभी तक। मैंने अभी जब बैच कंप्लीट किया ना, अभी जो फास्ट ट्रैक कंप्लीट किया, उसमें हमने पूरा एनालाइज किया, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कोई भी स्टैंडर्ड फॉलो कर लो कि भाई आदमी सेम होना चाहिए। खाली एक स्टैंडर्ड ऐसा आएगा जहां पर वो बोलता है मैंडेटरी, वो स्टैंडर्ड्स खाली स्टैट ऑर्डर ही फॉलो कर सकता है। बाकी हर जगह पर बच्चों ध्यान रखना, बाकी हर जगह पर जो कोई भी आदमी वो स्टैंडर्ड कर सकता है, मतलब कोई भी CA+COP कर सकता है, सेम भी हो सकता है, अलग वाला भी हो सकता है। खाली एक स्टैंडर्ड ऐसा आता है जहां पर मैंडेटरी बोला कि भैया जो आपका स्टैट ऑर्डर है ना वही वो स्टैंडर्ड कर सकता है। बाकी हर जगह पर लेकर कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ठीक है। In the given situation, the approach of Lalita is proper. There is no bar upon accepting such an engagement, even though she is the auditor of a company. Besides, she has intended to disclose the fact in Om Para of the audit report.
टू बी इशूड। एक सेकेंड, ओम पैरा में क्यों आएगा ये बात? हाँ सावरी, आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट, मुझे पता था कोई ना कोई तो पूछेगा। ओम पैरा के बारे में बताओ, ओम पैरा क्यों आया? ओम पैरा, ओम ओम सर एक सेकेंड, मेरे को ये बताओ, ऑडिट मतलब एफएस बनाया गया है, एफएस बनाया गया है, ठीक है, स्पेशल पर्पस के हिसाब से, क्या ये बात जनरल पर्पस के एफएस में लिखी हुई होगी? नहीं ना, वो तो पूरा का पूरा एफएस ही बनाया गया, उसमें डिस्क्लोज किया गया होगा ना वहां पर। अच्छा, ये जो ओम पैरा की हेडिंग है आप वहां पर चेंज कर दोगे, रेस्ट्रिक्टिव यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर वो हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको, बराबर, क्योंकि यहाँ पर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किया गया वो अलग फॉलो किया होगा, तो वहां पर वो आपको लिखना पड़ेगा रेस्ट्रिक्टिव यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पर ये बात कहां लिखी उसने? ओम पैरा में लिख के दे दी है। शी इज इंटेंडेड टू डिस्क्लोज दिस फैक्ट इन ओम पैरा ऑफ द ऑर्डर रिपोर्ट टू बी इशूड बाय हर फॉर सच स्पेसिफिक एंगेजमेंट, वो भी करेक्ट है। असावरी, वो हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रोहिबिटेड सर्विसेज है वो तो अलाउड ही नहीं है ना, वो तो आप कर ही नहीं सकते। जो जैसे भी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है वो हमारी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी हमारे एथिक्स में अलाउ कर रखे, तो हमारे एथिक्स में जो अलाउ कर रखा है आप वो करो, कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा आप नहीं कर सकते हो। गाइस, क्या आपको बोथ द क्वेश्चन 1 and 2 ऑन दिस स्टैंडर्ड समझ में आ गया? ये सारे नए क्वेश्चन से रिपीट होंगे एग्जाम में, तो यहां से कंक्लूजन में को एक मिलता है कि भैया जो आदमी स्टार्ट ऑर्डर होता है वो भी 800 का कर सकता है, कोई और भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। दूसरा, ये बात कहां लिखेगा? वो ओम में लिखेगा, तो डिस्क्लोजर फैक्ट कौन से पैरा में लिखेंगे? उसको अदर मैटर पैरा में लिखेंगे, तो ये आपके एमसीक्यू में आपको काम आ जाएगा, भी ध्यान रखिएगा। सो अंडरलाइन कर दीजिए ओम पैरा को, ओम पैरा अंडरलाइन। Will a different audit report? Yes, on different audit report will be issued for a special purpose framework. What details he has to mention? That he has conducted the audit as per the special purpose framework and it may not be suitable for any other purpose. हाँ, हम खाली रेफरेंस देंगे वहां पर कि मैं बता रहा हूं कि ये जो ऑडिट की गई है मैंने स्पेशल पर्पस की बात की है, बस, दैट्स इट। चलो एक बार क्वेश्चन बैंक निकाल लो। ज्यादा कुछ होगा नहीं, पेज नंबर है गाइज 185। ऐसे 800 डील्स विद द स्पेशल कंसिडरेशन। ओके, तो यहां पर मेरे को क्वेश्चन में हिंट दिख गया, ऐसे 800 की बात हो रही है। डील्स विद द कंसिडरेशंस एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। एक एक वर्ड को पकड़ के चलेंगे तो समझ में आएगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चा? ऑडिट ऑफ एफएस प्रिपेयर्ड एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल्स मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कैन यू राइट दिस आंसर? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे नोट्स का 3 एग्जाम्पल्स याद है आपको? बता फटाफट मुझे एग्जाम्पल। कैश बेसिस हो गया, एक और था रेगुलेटर हो गया, और
रेगुलेटर हो गया, रेगुलेटर के बाद था इंडेंचर बॉन्ड, लोन कॉन्ट्रैक्ट वाला ना, लोन कॉन्ट्रैक्ट वाला। परफेक्ट, वही लिखा हुआ है। कैश, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो जो रेलेवेंट क्वेश्चन है हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको खाली वही करवा रहा हूँ। क्या कहता है देखो, द FS of TCN को have been prepared by the management of an entity as per the financial reporting provisions of a contract। आराम से, the FS of a company have been prepared by the management for an entity as per the financial reporting provisions of a contract। फिर क्वेश्चन में बोल दो बेटा दैट इज इट इज अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। ठीक है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की बात हो रही है। तो अब ये बोला है मैनेजमेंट ने बना के दिया, मेरे को नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो FS की बना के दी है स्पेशल पर्पस। ये बेटा SRS भी तो हो सकता है, हमें नहीं पता ना। बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट द मैनेजमेंट डज नॉट हैव अ चॉइस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एज एन ऑडिटर। तो यहाँ क्लियर हो गया, ऑडिटर हो आप स्पेशल पर्पस के। व्हाट कंसिडरेशन विल बी टेकन व्हाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट। व्हाट कंसिडरेशन, क्या आप ये लिख सकते हो, ये हमारे नोट्स में है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3। अरे वो 700 फॉलो करेगा, 200 फॉलो करेगा, एथिकल रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ेगी, 260 में कम्युनिकेशन करेगा। फिर वो मिस स्टेटमेंट वाली बात कि मिस स्टेटमेंट के ऊपर अगर है, वो तो मैनेजमेंट ने बोला है, पर एज एन ऑडिटर मैं तो सारे मिस स्टेटमेंट देखूंगा मटेरियलिटी के हिसाब से। बेटा मटेरियलिटी का SN नंबर कौन सा होता है? ऐसे 320। वेरी गुड, बस वही है, वही पूरा लिखने का है। हो गया। कम्युनिकेशन विद TCWG का SN नंबर ऐसे 260, वही आंसर है। तो अभी देखो 2-3 अटेम्प्ट तक तो है ना एकदम इजी वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा देखो, ऐसे तो कहानी बना के दी, पर अपने को पता है क्या पूछा है, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग, मतलब सेकंड क्वेश्चन। पहला होता है बिफोर एक्सेप्टिंग, ओके होता है ड्यूरिंग द ऑडिट, तीसरा होता है आपका रिपोर्टिंग का पार्ट। हो गया आंसर। ऐसे 800 इज फिनिश, समाप्त, ज़्यादा થઈ ગયું, પતી ગયું। एनी डाउट ऑन ऐसे 800 गाइस? एनी डाउट? बोलो, क्लियर है सबका? ठीक है, तो इसका नोट्स का मैं आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि नया वाला है। अगेन फ्रॉम वेयर यू हैव टू डाउनलोड इट, गो टू द वेबसाइट letslearnindia.in। ओके, देन यू गो टू नीचे नीचे फ्री रिसोर्सेस, एकदम नीचे नीचे आना, दिख रहा है आपको स्पेशलाइज एरियाज, नीचे नीचे मिलेगा आपको। ठीक है, देवांग डाउट लेते आपकी, यहाँ से आप डाउनलोड करोगे एंड यू विल जस्ट राइट ऐसे 800। क्या लिखोगे बच्चों? खाली 800 लिखना, क्योंकि 805 10 मैंने पढ़ाया नहीं, आप खाली 800 ही लिख कर आओगे। लिख लीजिएगा क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रहा है अपना, रह जाएगा फिर। हाँ, डाउट इन प्री एंगेजमेंट ये क्लियर है? वेबसाइट इज www.letslearnindia.in। अपनी बुक पे नीचे फूटर में लिखा हुआ है, वहां पर जाना है आपको, फ्री रिसोर्सेज नीचे नीचे। हाँ देवांग बताओ कौन सा पेज नंबर है बुक का? टू 220। बताओ कौन सा? सेकेंड एंड थर्ड पैरा, ये वाला देखो, अब हम बात कर रहे हैं स्पेशल हम बात कर रहे हैं किसकी? स्पेशल पर्पस
फ्रेमवर्क की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो सर स्पेशल पर्पस मतलब क्या हो गया? अदर देन जनरल पर्पस हुआ, ठीक है। मतलब आपका एएस, इंडेस, शेड्यूल 3 के अलावा, शेड्यूल 3 के अलावा कुछ भी क्या हो गया? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी। अब एक सेकंड, कुछ भी का मतलब कुछ भी नहीं। अब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट अडॉप्ट करेगा वो क्या होना चाहिए? थोड़ा सा रिकॉग्नाइज होना चाहिए, लॉ में लिखा हुआ होगा। तो मैनेजमेंट आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते सर। स्पेशल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, परचेज टू क्रेडिटर्स की जगह पे मैं एंट्री मारता हूँ क्रेडिटर्स टू परचेज, मेरा स्पेशल पर्पस है, ठीक है, स्पेशल पर्पस अग्रीड, बट वो जनरलाइज होना चाहिए ना, जो सबके लिए यूज होगा, जो सब लोग फॉलो करते, कोई ना कोई तो फॉलो करता होगा ना, मार्केट में उसकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। तो वो क्या कह रहा है? इन केस द स्टैंडर्ड्स विल बी प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल फॉर दैट पर्पस इफ द ऑर्गेनाइजेशन follows an established and transparent process involving deliberation consideration of the views of relevant stakeholders। तुम तुम्हारे हिसाब से मत बनाओ एनी स्टैंडर्ड, मतलब एनी फ्रेमवर्क अदर देन जनरल स्पेशल पर्पस अग्रीड, पर वो क्या होना चाहिए? वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। Some laws or regulation may prescribe the financial reporting framework to be used by the management in preparation of special purpose FS for a certain type of entity. For example, a regulator may establish financial reporting provision to meet the requirements of that regulator। जैसे भी है लिस्टेड कंपनी तो है ना, ऐसे फॉलो करेगी, तो लिस्टेड कंपनी तो ऐसे फॉलो करेगी। कौन बोला? सेबी बोला ना, तो ये एस्टैब्लिश्ड है ना, मतलब ये ट्रांसपेरेंट है ना कि ऐसे फॉलो करने का है। छुपके से तो नहीं होना। तुमने एक पर्टिकुलर एंटिटी का अलग से थोड़ी एफआरए बनेगा, जनरल एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ कंपनीज का एफआरए बनेगा। अच्छा, अगर कुछ ऐसा है नहीं, वो क्या रहा है? सच अ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज प्रिज्यूम एक्सेप्टेबल फॉर स्पेशल पर्पस व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय द एंटिटी इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंडिकेशन टू द कॉन्ट्ररी। जो भी एफआरए मैनेजमेंट ने बना के दिया, जो भी एफएस मैनेजमेंट ने बना के दिया है, इट विल बी अज्यूम इट इज एक्सेप्टेबल। नाउ वेयर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स रेफर टू अबव आर सप्लीमेंटेड बाय अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब लॉ के हिसाब से अगर कुछ बनाया गया है, जैसे एलओडीआर है, उसे भी ने बता दिया गया है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, जो टैक्स ऑडिट का जो फॉर्मेट होता है वो इनकम टैक्स ने बना दिया है। तो क्या बोलते हैं? ऐसे टू टेन रिक्वायर्स द ऑडिटर डिटरमाइन वेदर एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड द एडिशनल रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट। जैसे पता है अपन डेप्रिसिएशन की जो वर्किंग है वो अलग अलग फॉलो करते हैं, इनकम टैक्स में अलग होती है, वो होती है कंपनीज एक्ट में अलग होती है, पर उसको डिस्क्लोजर का बता रखा है ना कि ऐसा करने का आपको। अगर ऐसा नहीं है, द ऑडिटर शुड टेक प्रॉपर एक्शन टू बी टेकन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वो ऐसे टू टेन फॉलो करेगा। उसमें क्या बोला गया? अगर वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट है, आप क्या कर दोगे? आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट अगर आता है तो आप क्या कर दोगे? वहां पर से आप विड्रॉ कर दोगे। क्लियर? सो विद दिस आपका ऐसे 800 खत्म होता है। 805, 810 पेंडिंग। तो आई थिंक वी विल नीड ओनली वन मोर क्लास टू फिनिश दिस, क्योंकि वो 805 इजी है, 810 थोड़ा सा लेंदी है। तो आई थिंक एक और क्लास में खत्म हो जाएगा हमारा। कूल है? सो वी स्टॉप द क्लास हियर। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास वी कंटिन्यू विद 805 एंड 810। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस, बाय बाय गाइस, एम फॉर रैंक और 70 प्लस, whichever is earlier. Bye bye, take care.